चींटी तो इतनी सी होती है, फिर भी हमको काटने के बाद इतना दर्द क्यों होता है? और कई ऐसे सवाल जानते हैं इस वीडियो में। इसमें सबसे पहले तो जो क्वीन एंट होती है वो अंडे देती है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, लार्वा, देन प्यूपा, और उसके बाद एक एडल्ट एंट बनती है। और इनकी जो संख्या है वो प्रजाति के हिसाब से अलग अलग होती है। सबसे पहले जो स्टेज होता है वो एग का होता है। इसमें 3 to 7 वीक का समय लगता है। उसके बाद आता है लार्वा स्टेज। ये 7 to 14 डेज तक चलता है। ये फीडिंग स्टेज होता है। उसके बाद आता है प्यूपा स्टेज। ये 9 to 30 डेज तक चलता है और ये चेंजिंग स्टेज होता है। उसके बाद आता है एडल्ट स्टेज, मतलब ऑलमोस्ट 3 to 6 वीक लगता है एक फुल्ली डेवलप्ड एंट बनने के लिए। क्वीन एंट्स दिन में 5 से लेकर 1000 अंडे भी देती है और ये कई सारे बैचेस में ये अंडे देने का प्रोसेस चलता है। ये कितने मैच्योर है और इनका स्पेशस कौन सा है, उसके हिसाब से ये जो काउंट है वो कम ज़्यादा होता है। अब हम बात करेंगे फॉरेजिंग बिहेवियर के बारे में। इसका मतलब है खाद्य ढूंढने का इनका बर्ताव। ये जो वर्कर एंट्स होती है वो आपने कभी भी देखा रहेगा आपके दीवारों में या फिर कभी भी ज़मीन पे जब चलती है वो एंट्स, वो एक लाइन में चलती है। इसका रीज़न ये है कि वो एक केमिकल छोड़ती है। जब भी वो चलती है तो एक फेरोमोन नाम का केमिकल छोड़ती है जो बाकी एंट्स को गाइडेंस देता है कि हमें इस तरफ चलना है। चींटियाँ चाहे आकार में कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर आप इनका घोंसला देखोगे तो आपको पता नहीं कि ये कितनी बेस्ट आर्किटेक्ट है। उनका घोंसला एक शानदार तरीके से बनाया जाता है जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। उनके अलग अलग कक्ष होते हैं। सबसे पहले बात करूँ तो चींटियाँ अपना घोंसला मिट्टी, रेत, पत्तियाँ, थूक या लकड़ी के कण जैसे चीज़ों से बनाती है। इनमें अलग अलग कक्ष होते हैं जिसे हम चेम्बर्स कह सकते हैं। घोंसले में अंडों और लार्वा के लिए एक अलग से नर्सरी होती है। रानी चींटी के लिए अलग से कक्ष होता है। भोजन संग्रह के लिए अलग से कक्ष होता है। कचरे के निपटान के लिए भी एक अपनी व्यवस्था होती है। इसमें कई सारे सुरंगें बनाए जाते हैं और एक दूसरे से वो अच्छी तरह जोड़े जाते हैं। इसमें हवा के प्रवाह के लिए एक अलग सी सिस्टम होती है। कुछ प्रजातियों में तो ये 6 से 7 मीटर तक गहरा होता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितनी बड़े आर्किटेक्ट होती है। इन चींटियों का डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा होता है। ये जो सोल्जर एंट्स रहती है वो सब मिलजुल के शत्रु पर अटैक करती है। अब बात करते हैं फार्मिंग फंगी, यानी कि ऐसी चींटियाँ जो खेती करती है। इन्हें लीफ कटर एंट्स भी कहा जाता है। वो जंगल से पत्तियाँ काट कर अपने घर ले जाती है, यानी कि जो उनका घोंसला होता है ज़मीन के अंदर, उसमें वो उसे लेके जाती है। इसे खाने के लिए नहीं बल्कि फंगस उगाने के लिए। पत्तियों को वो चबाकर नरम कर देती है ताकि वो फंगस उगने के लायक बन जाए और ये फंगस चींटियों का भोजन होता है। नेक्स्ट है एंड ब्रिज फॉर्मेशन, मतलब पुल बनाना। जब चींटियों के रास्ते में कोई दरार आ जाती है या फिर उनको एक पत्ते से दूसरे पत्ते पर जाना होता है तो ऐसे में वो सब मिलजुल के एक ब्रिज फॉर्म करती है एक दूसरे को पकड़ के, और बाकी उनके ऊपर से आसानी से गुजर जाती है। ये कई देर तक अपने आप को स्थिर रखती है। जब बाकी सब चींटियाँ उनके ऊपर से आगे निकल जाए तब ये आखिरी चींटी भी एक दूसरे को पकड़ के दूसरी तरफ चली जाती है। अभी हम बात करेंगे एंट वॉरफेयर के बारे में। इसमें चींटियाँ अपना जो खाने का स्रोत है उसके इलाकों की सुरक्षा करती है। अगर कोई दूसरी कॉलोनी की चींटियाँ वहाँ पे आ जाए तो वो उनसे लड़ जाती है। कभी कभी ये चींटियाँ दूसरों की कॉलोनी के ऊपर हमला करके उनके लार्वा और प्यूपा चुरा लेते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं तो उनको गुलाम बना के उनसे काम करवाते हैं। क्या आप जानते हो एक चींटी कितना वजन उठाती है? अपने वेट से 20 से 50 गुना ज़्यादा। अगर मैं किसी आदमी की बात करूं जिसका लगभग वेट
80 किलो है तो 50 टाइम ज़्यादा मतलब 4000 किलो एक आदमी को वेट उठाना पड़ेगा, तब जाके वो चींटी की बराबरी कर पाएगा। एक बार जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने चींटियों को अंतरिक्ष में भेजा, तब उनको ये पता चला कि बिना गुरुत्वाकर्षण में भी चींटियाँ चलने फिरने में सक्षम रही। वो एक दूसरे से तालमेल बनाए रखी और अपने जो कार्य हैं वो अच्छी तरह से उन्हें समन्वय रख के वो करती रही। अब हम बात करते हैं चींटियों की एक अनोखी शक्ति यानी कि पजल सॉल्विंग। अगर उनके रास्ते में कोई भी रुकावट आ जाए, कोई बाधा आ जाए तो वे रुकती नहीं है, वो उसे सॉल्व करने की पूरी प्रयास कर लेती है। अगर चींटियाँ खाना ढूंढने निकली है और बीच में कोई दरार है तो ऐसे समय में वो रुकती नहीं है, वो इमीडिएट ब्रिज बनाती है और उसका सॉल्यूशन निकालती है। अगर कोई बड़ी रुकावट हो तो वो छोटे छोटे समूह बनाती है, कुछ चींटियाँ उनका समर्थन करके उनके पीछे चलती है। ऐसा अलग अलग समूह बना के भी वो अलग अलग रास्ते ढूंढने का प्रयास करती है। उसके लिए वो कम्युनिकेशन सिस्टम का भी यूज़ करती है, जैसे कि स्पर्श या फिर वो केमिकल ट्रेलिंग छोड़ना। ऐसे अलग अलग तरीके बना के वो आगे बढ़ती रहती है। आगे है एंड सुपर कॉलोनीज। ये बहुत बड़े आकार के चींटियों की कॉलोनी होती है जिसमें कई सारे घोंसले भी मतलब नेस्ट आपस में जुड़े भी हो सकते हैं। इवन ये कई किलोमीटर तक दूर फैले हो सकते हैं। लाखों या अरबों चींटियाँ इसमें हो सकती है। ये आपस में बिल्कुल भी नहीं लड़ते, ये एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं और कई संसाधनों को समझ साझेदारी से इस्तेमाल करते हैं। आपको दुनिया के सबसे बड़े एंट्स कॉलोनीज के बारे में ज़रूर जानना चाहिए। ये जो अर्जेंटीना की एंट्स की सुपर कॉलोनी है, यूरोप में 6000 किलोमीटर तक फैली हुई है और अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात कीट कॉलोनी इसे माना जाता है। चींटियों को लंग्स नहीं होता, तो फिर आप बोलोगे ये सांस कैसे लेते हैं? तो उसके लिए उनके शरीर के किनारों पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसे स्पाइराकल्स कहा जाता है। इन्हीं छिद्रों में से हवा अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। इस स्पाइराकल से हवा एक पतली सी नलिका से अंदर आ जाती है और डायरेक्टली इनके जो कोशिकाएं होती है उनको ऑक्सीजन पहुंचाती है। चींटियाँ काटने से दर्द क्यों होता है? जब चींटियाँ डंक मारती है तब हमारे त्वचा में जो दर्द के रिसेप्टर्स है जिसे नोसिसेप्टर्स कहा जाता है वो दर्द का एहसास करवाते हैं। कई चींटियाँ डंक मारते समय फॉर्मिक एसिड या दूसरे जहरीले रसायन छोड़ती है, इससे हमारे त्वचा में जलन सूजन का अनुभव होता है। हमारा शरीर इस जहर को विदेशी तत्व मानता है और फिर सक्रिय हो जाती है हमारी इम्यून सिस्टम। हमारा शरीर हिस्टामाइन छोड़ता है जिससे खुजली जलन या फिर अधिक दर्द होता है। दोस्तों, ये थी कुछ चींटियों के बारे में महत्वपूर्ण बातें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल and hit the bell icon for getting such new more stories on amazing fact.